हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र जीरो से हीरो तक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञान यानी साइंस के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसका ये पार्ट 6 वीडियो है। जिन लोगों ने अभी तक के पहले के 5 वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके क्रमबद्ध तरीके से उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस श्रृंखला में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो आपके आने वाले सभी आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए, ज़्यादा हम लोग बातों को आगे ना खींचते हुए सीधा सीधा वीडियो से जुड़ने का यानी क्वेश्चन से जुड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर हमारा कंटेंट, हमारा वर्क आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत में हमारे सीरीज को यानी हमारे वीडियो को लाइक करके जाइए और बेल आइकन को प्रेस करते जाइए। आइए सीधा क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है कि पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर उठा रहता है या दिखाई पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप लोग दिखाई ऐड कर लीजिएगा। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, 1/15। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/20 भाग। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/5 भाग। चौथा भाग आपका दे रखा है 1/10 भाग। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पेपरों में मिल भी चुका होगा। ये एनटीपीसी या रेलवे जैसे हो गया आपका, एक बार बीएड में ये पूछा गया है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। यानी जो हमारी बर्फ होती है, अगर हम उसे पानी से भरे गिलास में डालते हैं तो वो पानी से 1/10 भाग यानी जो भी बर्फ का हमारा वजन होगा तो उसको आप 10 भाग में डिवाइड कर लीजिए और जो उसका एक भाग होगा वो पानी की सतह से आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि यदि बर्फ के 2 टुकड़ों को साथ मिला दें तो आपस में चिपक जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। और एक इसमें तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि यदि हम किसी पानी से भरे गिलास में बर्फ़ को डालते हैं तो वो अपनी सतह से कितना ज़्यादा ऊपर उठेगी यानी या कितना ज़्यादा उसका आयतन बढ़ाएगी यानी या उसका घनत्व बढ़ाएगी। तो आप लोगों को इसका आंसर सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूँ कि यदि बर्फ़ के टुकड़े को किसी भी पानी से भरे ग्लास में डालते हैं तो जो पानी का पहले सतह से संपर्क रहा होगा वही संपर्क अब भी रहेगा। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कि बढ़ता है या घटता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कई बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। तो आइए सीधा सीधा हम लोग इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आने वाले भविष्य में जितने भी आपके एग्जाम हों उनमें इस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। बोला जाता है कि जब पानी को 0 डिग्री सी से यानी 0 डिग्री सी से जब हम 4 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो जो इसका घनत्व होता है तो वो क्या होता है, बढ़ता है। समझ रहे हैं? तो इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। और जब इसको 4 डिग्री सी से अधिक किया जाता है तो क्या होता है, घनत्व कम होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी में बदला जाता है इसे, यानी 4 डिग्री सी तक जब गर्म करते हैं तो इसका आयतन जो होता है वो कम हो जाता है। और जब 4 डिग्री सी से अधिक किया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो आप लोग इसका आंसर अच्छे समझ गए होंगे। कॉपी पेन में उठाइए और डायरी में आप लोग इसे नोट कर लीजिए ताकि आने वाले भविष्य में जो भी आपके एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन संक्रामक रोग है। आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एड्स, न्यूमोनिया, मलेरिया और उपरोक्त सभी। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा संक्रामक रोग है।
तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी एड्स, निमोनिया, मलेरिया जो ये है ये संक्रामक रोग है। अच्छा, इन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो आपके होते हैं वो सजीव कारकों के द्वारा फैलते हैं, और जो असंक्रामक रोग होते हैं वो निर्जीव कारकों से फैलते हैं। असंक्रामक रोगों का अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आपका जैसे हो जाता है कैंसर। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे, संक्रामक और असंक्रामक क्या होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बासमती चावल में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ पे ये मात्रा लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा। दिए गए हैं ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन है लाइसिन की, इसके बाद ऑप्शन 2 दे रखा है शर्करा की, नंबर 3 ऑप्शन दे रखा है इमाइलोज की, और नंबर 4 ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से एक आंसर बताना कि बासमती जो चावल होता है उसमें किसकी अधिकता पाई जाती है। तो सीधा सीधा इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इमाइलेज जो होता है तो उसकी इसमें अधिकता पाई जाती है, और इसमें जो स्टार्च होता है उसकी भी मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, और जो बासमती के चावल के दाने पकाने पर वह लंबे फूल जाते हैं, तो वो जो इमाइलेज होता है तो उसी के कारण ये बढ़ जाते हैं, यानी लंबे हो जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन ई का, विटामिन ए का। तो आपको इनमें से बताना है कि हमारे शरीर के अंदर किस विटामिन का निर्माण नहीं होता है। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। बाकी सारी जो भी विटामिन इसमें दी गई हैं तो उनका निर्माण हमारे शरीर में किसी न किसी माध्यम से हो जाता है, लेकिन विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अगर इनका नाम देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। विटामिन ए का नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, विटामिन बी जो होता है वो थायमीन होता है, और जो ये विटामिन सी है ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये जो विटामिन ई है इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके आने वाले एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मैं इनका चारों का एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा, और आप लोग अपनी डायरी या अपने पुस्तक में इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो भी आपके एग्ज़ाम है, जो भी आपका एनटीपीसी का सेकंड फेज लगने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में देखने को आपको मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सी कठोरतम धातु है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो प्लेटिनम होता है ये सबसे कठोर धातु होती है, और इसे क्या बोला जाता है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना बोला जाता है। इसके बाद जो हीरा होता है तो ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपकी धातु हो गई प्लेटिनम। ये जो हीरा है ये एक प्रकार का पदार्थ है जो कोयले की खानों में कोयले का रूपांतरण, कार्बन का रूपांतरण होके ये आपको मिलता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी होती है। तो आपको क्या टिक करना है, सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं वो सबसे मुलायम धातुएं होती है, और सोना जो आपका होता है ये अधातु वर्णीय धातु है। तो चारों क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, और अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चांदी का, सोने का, एल्यूमिनियम का, जस्ते का। तो आपको इसका आंसर पता होगा, कई लोगों ने एग्ज़ाम में इसको देखा भी होगा कि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इस सीरीज़ में इस क्वेश्चन को ऐड करने का प्रयास किया है, ताकि जिन लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन को ना देखा हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, अच्छे से देख लें। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जस्ता। अच्छा, जो ये विधि होती है कि जो लोहे के ऊपर जो ये लेप किया जाता है, तो उस विधि को क्या बोला जाता है अगर पूछा जाए तो उसको बोलते हैं गैल्वेनीकृत बोला जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है।
ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया। ये पिछले बार के सीटेट के पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लीजिएगा सीटेट के सेट पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो ये मेथिल अल्कोहल होता है तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है आपका CH3, इसके बाद इसमें OH लग जाता है। यह रंगहीन, द्रवहीन, ज्वलनशील व इथेनॉल से भिन्न और मानव के लिए हानिकारक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, एथिल अल्कोहल तो आप लोग जानते होंगे, ये शराब वगैरह में आपको मिला दिया जाता है तो वो थोड़ा सा उसमें नशा हो जाता है, और ये समझ लीजिए कि मादक के रूप में हम लोग इसका सेवन करते हैं एथिल अल्कोहल का। मीथेन जो होता है ये आपको पता होगा कि ये जो हमारे धान के खेत होते हैं सबसे ज़्यादा मीथेन वहाँ से निकलती है। ग्लिसरॉल भी आप लोग जानते होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोनार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 100% आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आइए हम लोग सीधा सीधा इसका आंसर देखते हैं। सोनार में जो होता है वो जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है। सोनार आप लोग जानते होंगे, सोनार जो होता है वो गहरे जल में कोई जो जैसे पनडुब्बी हो गई या किसी जलीय जीव का पता लगाना है तो हम इसी रेज के माध्यम से हम लोग उसका पता करते हैं कि नीचे क्या हलचल हो रही, या कौन सा जीव या कौन सी पनडुब्बी उसके या कौन से शत्रुओं का जो जहाज है यानी पनडुब्बी रूपी जहाज, तो उनके बारे में हम लोग पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से हम लोग पता करते हैं। और पता करने की जो विधि होती है यानी जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सोनार के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ऊष्माक्षेपी, नंबर 2 कह रहा है ऊष्माशोषी, नंबर 3 कह रहा है प्रतिस्थापन, नंबर 4 कह रहा है उभयगामी। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी। आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं हम लोग कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेप की अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे आपका एग्जांपल आपको दिया जाए कि अवकटन जो हो गया यानी श्वसन जो हो गया आपका, और प्राकृतिक गैस हो गई, और प्राकृतिक गैस का जलना जो हो गया, तो वो क्या होते हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। और एक होता है आपका ऊष्माशोषी, जो ये आपका सेकंड नंबर पे दिया गया है। तो इसका भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के अवशोषण के साथ होती हैं यानी जो ऊष्मा को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे आपका पाचन यानी हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे खाना को अवशोषित कर लेता है, और फिर ऊर्जा जो होती है उसकी वही हमारे बॉडी को चलाने का कार्य करती है, यानी उसमें ऊर्जा देने का कार्य करती है। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। जैसा आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 10-10 क्वेश्चन की सीरीज को धीरे धीरे करके 500 क्वेश्चन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 6 था। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके पहले के पार्ट ना देखे हों तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए गृह कार्य के रूप में क्वेश्चन छोड़ा गया था, तो कुछ लोगों ने उसका कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास भी किया है, और मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ जिन लोगों ने इसका आंसर देने का प्रयास किया। हालांकि मुझे उसका सही आंसर मिला नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी थैंक यू जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है, निम्न में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है। तो आपको बताना था इसका आंसर आपके दे रखे थे, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अवशोषण। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, अब्सॉर्प्शन बोलते हैं इसको। जैसा कि आप लोगों को और भी पता होगा कि हम हर
प्रैक्टिस सेट में आपको हर सीरीज में एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको एक क्वेश्चन छोड़ कर जाते हैं, जिसका हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैव ईंधन किन यानी किस पदों के बीज से प्राप्त होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो ट्रेफा, इसके बाद जामुन, जूनिफर और जलप। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। ये आप जानते हैं कि ये हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।